हेलो 10th क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। काव्य संकलन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब तक आपने बिहारी तक पढ़ा है। इसके बाद का चैप्टर देखिए। सुमित्रा नंदन पंत जी का पाठ है चींटी। इसमें कवि ने चींटी के लगातार प्रयत्न का वर्णन करते हुए कहा है कि क्या आपने कभी ध्यान से चींटी को देखा है। बहुत ही छोटा सा प्राणी है वो, लेकिन वो कितने मेहनत से कार्य करती है इसके बारे में इस कविता में बताया गया है। तो देखिए, सामने आपके कविता है चींटी। चींटी को देखा, वह सरल विरल काली सी रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि क्या कभी तुमने चींटी को ध्यान से देखा है। वो एकदम तम के तागे के समान लगती। तम मतलब होता है अंधेरा। अंधेरा कैसा होता है? काला होता है। तो एक काले धागे के समान वह हिलडुल करके अपने छोटे छोटे पैरों से मिलजुल करके चलती रहती है। वह पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति काम करती वह सतत। तो ये पिपीलिका का अर्थ भी होता है चींटी। पिपीलिका पाती को कभी तुमने देखा है? ध्यान से देखो। पाती मतलब पंक्ति। हमेशा आपने देखा होगा कि चींटी लाइन बना करके ही चलती है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि उस चींटी की पंक्ति को तुमने ध्यान से देखा है। किस तरह वह सतत मतलब लगातार, किस तरह वह लगातार जो है अपना कार्य जो है करती रहती है और कन कन करके चुनती अविरल। कन कन करके एक एक कण को चुन चुन करके उठा करके वो ले जाती है और जमा करती रहती है। अब उस कण कण को चुनने में उसे सारा दिन लग जाता है। चींटी अपने घर में अनाज के टुकड़ों को, छोटे छोटे कण के समान रहते हैं, उन्हें जब वो बिनती है, चुनती है, फिर ले जाती है, फिर आती है, फिर बटोरती थी। इस तरह से लगातार दिन भर उसको लग जाता है कन कन करके उन अनाज को जमा करने में। लेकिन वह थकती नहीं है और लगातार परिश्रम में लगी ही रहती है, अपना काम करती रहती है, पंक्ति बना करके चलती रहती है। आगे देखिए कवि क्या कह रहे हैं। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। अब यहाँ पर क्या तात्पर्य है? गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करने से। जिस तरह से मनुष्य जो है अपना घर परिवार चलाता है, अपने जानवरों की देखभाल करता है, अपने परिवार की देखभाल करता है, उसी प्रकार से यह चींटी भी अपने घर परिवार का बराबर ध्यान रखती है, बच्चों की निगरानी भी करती है और लड़ती अरि से तनिक न डरती। अरि मतलब शत्रु से लड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है, ज़रा सा भी डरती नहीं है। आपने देखा होगा ना कि जहाँ गुच्छे में चींटियाँ हों, ढेर सी चींटियाँ हों, लाइन में भी अगर चल रही हों, आप पैर रख करके देखिए,
एकदम पूरे झपट पड़ेंगी, पैरों में चिपक जाएंगी, डरती नहीं है बिल्कुल। बहुत ही छोटा सा जीव है, मसल दो तो मर जाए, लेकिन ज़रा भी डरती नहीं है और अपने शत्रुओं का बड़ी बहादुरी से मुकाबला करती हैं। दल के दल सेना संवारती। हमेशा आपने देखा होगा कि चींटी अकेले नहीं चलती है, हमेशा दल बांध करके चलती है। तो ऐसा लगता है जैसे एक सेना जो है वो संवार करके बना करके चलती है। घर आंगन जनपथ बुहारती। साथ ही साथ इस प्रकार वो अपने घर आंगन को, जनपथ को यानी मार्ग को बुहारती। बुहारती मतलब साफ करती चलती है। फिर क्या कह रहे हैं? चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरी। चींटी क्या है? एक सामाजिक प्राणी है और एक अच्छी नागरिक भी है। जिस तरह सामाजिक प्राणी अपने घर परिवार की देखभाल करता है, मिलजुल करके रहता है, परिश्रम करता है और इस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करता है और अपना जीवन यापन करता है। और एक अच्छा नागरिक जिस तरह अपने देश के नियमों का पालन करता है, चाहे वो रास्ते में चल रहा हो, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, अच्छा नागरिक हमेशा नियमों का पालन करता है। उसी तरह चींटी भी जब बाहर निकलती है तो वो लाइन में चलती है, समूह में रहती है। तो इन बातों से ये पता चलता है कि चींटी एक सामाजिक प्राणी के समान है और एक अच्छी नागरिक है। आगे देखिए, देखा चींटी को उसके जी को भूरे बालों की सी कतरन। कभी आपने चींटी के जी को देखा है? जी का मतलब यानी कितना बड़ा उसका प्राण ही है। छोटी सी एक जीव है, उसमें और भी नन्हा सा उसका प्राण है। देखो तो एक भूरे बालों की कतरन के समान लगती है। छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय। उसका छोटापन तो किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन देखिए पूरी पृथ्वी पर निर्भय होकर के वो विचरण करती रहती है, घूमती रहती है। विचरण करना यानी घूमती रहती है, भ्रमण करती है, कहीं भी चली जाती है और ना ही शत्रु से डरती है और ना ही अपनी मृत्यु से डरती है। और श्रम में तन्मय। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही श्रमजीवी है, मेहनती है, परिश्रमी है और अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को पूरी तरह निभाती है। इसलिए वह अपने श्रम में, यहाँ पर लिखा हुआ श्रम में तन्मय। तन्मय का अर्थ होता है बड़ी ही कहना चाहिए कर्तव्य परायणता से अपने कार्य को करने में लगे रहना। तो वह अपने परिश्रम में, अपने श्रम में, अपने कार्य में तन्मयता से लगी रहती है। वह जीवन की चिंगारी अक्षय, और इस प्रकार जीवन की एक अक्षय चिंगारी के समान दिखाई देती है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कवि। वह भी क्या देही है तिल से, प्राणों की रिलमिल झिलमिल से। कवि पंत जी कहते हैं कि वह भी क्या देही है। देही मतलब, देह मतलब होता है शरीर। तिल से, तिल देखा है कितना छोटा सा तिल होता है। कवि कहते हैं कि वह कितनी छोटी, एक तिल के समान उसका शरीर है और प्राणों की रिलमिल झिलमिल से। और जब वो चलती है तो ऐसा लगता है कि छोटा सा प्राण की चिंगारी, छोटे से प्राणों की चिंगारी रिलमिल झिलमिल सी चल रही है। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न डरती।
इस प्रकार वह छोटी से प्राणों की चिंगारी रिलमिल झिलमिल करती हुई अपने छोटे छोटे पैरों से दिन भर में मीलों चल लेती है और अथक कार्य से कभी न डरती। चाहे कितना भी कार्य उसके ऊपर हो, दिन भर उसको चलना पड़े, मीलों चलना पड़े, लेकिन वह अपने काम को बहुत ही तन्मयता से करती है, बड़े परिश्रम से करती है। चाहे कितना भी कार्य हो, अथक कार्य से वो कभी भी डरती नहीं है। तो समझ में आया आपको ये पाठ, इसमें कवि ने क्या कहा है? बच्चों, चींटी के माध्यम से कवि ने हम मनुष्यों को एक शिक्षा देने का प्रयत्न किया है कि जब इतना छोटा सा जीव, जिसको आप थोड़ा सा मसल दें तो समाप्त हो जाए, उसके अंदर जब इतनी कर्तव्य परायणता है, इतना परिश्रम करने की हिम्मत है और इतने अच्छे सामाजिक और सुनागरिक की तरह जीवन जीने की उसके अंदर हिम्मत है, तो हम जो मनुष्य हैं, इतना बड़ा शरीर दिया है हमें प्रभु ने, ईश्वर ने हमें हाथ पैर दिए हैं और बुद्धि दी है ताकि हम सोच समझ सकते हैं और अपने कार्यों को अपने हाथ पैरों से, अपनी मेहनत से अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो फिर हम क्यों ना करें? जब एक छोटा सा प्राणी दिन भर लगातार परिश्रम करता है अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, और बड़ी सूझबूझ वाली भी है चींटी। देखिए, बारिश और बरसात का समय जब होता है, उससे पहले ही वो अपने घर में अनाज को कण कण करके इकट्ठा कर लेती है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो जब वो इतना प्रयत्न कर सकती है, तो हम मनुष्य, जिसको ईश्वर ने सब कुछ दिया है, अंग दिए हैं, बुद्धि दी है, तो हम भी उससे शिक्षा प्राप्त करें कि चींटी ही की तरह हम भी एक अच्छे नागरिक बने, हम एक अच्छे सामाजिक प्राणी बने और एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह हम भी अपने जीवन और अपने प्राणों की रक्षा करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करें और अपने देश के लिए भी हम कुछ करें। तो समझ में आया, हमें परिश्रम करने का संदेश इस पाठ के माध्यम से कवि ने। अब दूसरी कविता का शीर्षक है चंद्रलोक में प्रथम बार। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। तो इन पंक्तियों में कवि ने मानव के चंद्रमा पर पहुंचने की ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया है कि चंद्रमा पर प्रथम बार जब मानव ने अपने कदम रखे, तो ऐसा करके देश और काल के सारे बंधनों को क्या कर दिया? छिन्न भिन्न कर दिया। अर्थात जब पहली बार मानव चंद्रमा पर पहुंचा, तो जो देश अलग अलग अपने जीवन शैली में जी रहे थे, ऐसा लगा मानो मानव की विजय हो गई और सभी मानवों ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया और इस तरह से आपस के उनके जो बंधन थे, भेदभाव थे, वो सब ऐसा लगा उस पर कि वो दूर हो गए। तो इसलिए कहा जा रहा कि देश काल के सारे बंधन जिन पर विजय पाना कठिन था, वे छिन्न भिन्न हो गए। फिर आगे बोल रहे हैं, देखिए,
दूसरा, दिग्विजय मनु सुत निश्चय, यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण। भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। और क्या हुआ चंद्रमा पर मानव के पहुंचने से? यह मनुष्य की दिग्विजय थी और ये एक ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण था। क्या ऐतिहासिक क्षण था? कि अब से सब देशों के निवासी जो थे वो, उनका आपस का विरोध जो था वो जैसे समाप्त हो गया। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सब एक दूसरे के बहुत निकट आ गए। तो जब मानव ने चंद्रमा पर कदम रखा तो आपस के जो विरोध थे ऐसा लगा जैसे वो मिट गए और सभी देशों के मानव एक दूसरे के बहुत ही निकट आ गए। फिर आगे देखिए, क्या कह रहे हैं कवि? युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का समर्पण। समारंभ शुभ नए चंद्र युग, भू को दे गौरव। युग युग का एक पुरातन सपना था, पौराणिक स्वप्न था, बहुत ही प्राचीन स्वप्न था मनुष्य का कि वो क्या चांद पर कभी पहुंच पाएगा। जानते हैं आप कि पुराने समय में बच्चे चंद्रमा की जिद किया करते थे, चंदा मामा कहा करते थे हम उसको, और चंदा मामा के पास जाने की जब जिद करते थे तो किया कर जाता था, परात में या किसी बर्तन में पानी रख करके और फिर चंद्रमा की परछाई उसका अक्स उसमें दिखा करके बच्चों को प्रसन्न करते थे हम कि लो चंद्रमा धरती पर आ गया। लेकिन कभी भी मनुष्य ने ये नहीं सोचा था कि इतनी दूर चांद पर कभी मनुष्य भी पहुंच पाएगा। तो ये एक बहुत ही पुरातन सपना था मनुष्य का, जो कि पूरा हुआ। तो युग युग का पौराणिक स्वप्न, युग युगों का जो पौराणिक स्वप्न था, जो प्राचीन स्वप्न था, वो मनुष्य का पूर्ण हुआ और मनुष्य ने अपने को चंद्रमा पर पहुंचकर गौरवान्वित महसूस किया। ये एक ऐतिहासिक विजय थी मानव की, जो कि पूरी हुई। और क्या हुआ देखते हैं आगे की दो पंक्तियों में ये कहा गया ना कि अब चंद्र युग का आरंभ हो जाए। तो अब चंद्रमा पर पहुंचने से मानो एक चंद्र युग का उदय हो गया है, और जिसमें पृथ्वी क्या हुई है? गौरवान्वित हुई है। चंद्रमा पर पहुंच करके मनुष्य ने पृथ्वी को गौरव प्रदान किया है। और क्या कहते हैं कवि? फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल,
सुख संपदा जगत में बरसे जीवन मंगल। कवि कल्पना कर रहा है कि अब ग्रह उपग्रह में हमारी इस धरती का श्यामल आंचल भी फहराने लगे। तो ये तो उस समय कवि की कल्पना थी, लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं कि सच में मानव उपग्रह और उपग्रह पर पहुंच चुका है। ग्रह और उपग्रहों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर रहा है। धरती पर बैठे बैठे ही सभी नक्षत्रों, ग्रहों, उपग्रहों की जानकारी जो है मनुष्य प्राप्त कर लेता है, और इस तरह से हमारी धरती का श्यामल आंचल एक झंडे के रूप में सभी ग्रहों पर आज फहराने लगा है। कवि ने उस समय कल्पना की थी कि सुख संपदा जगत में बरसे जीवन मंगल। जब मनुष्य ने इतनी विजय प्राप्त कर ली कि चांद तक पहुंच गया है, तो कल्पना करता है कवि कि अब हमारी इस धरती पर हमेशा सुख संपदा बनी रहे, बरसती रहे, और सबका जीवन मंगलमय हो। आगे कह रहे हैं, अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो, निश्चय विस्मृत मन। तो इसमें क्या कह रहे हैं कवि कि अमेरिका और सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन। अमेरिका जो है वो नई दिक रचना, दिक मतलब दिशा, नई दिशाओं की रचना के वाहन बन गए। वाहन मतलब जैसे मार्गदर्शक बन गए। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चों, अमेरिका के ही निवासी ने प्रथम बार चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिनका नाम था। इसलिए कहा जा रहा है कि ये नई दिशाओं की रचना के जैसे वाहन बन गए हैं, और जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। अब क्या कल्पना करते हैं कवि? जीवन की पद्धतियाँ जो बहुत ही अलग अलग हैं सबकी, लेकिन अब उन सब को भूल करके सभी देश के मनुष्य जो हैं वो क्या करें? विस्मृत मन, सब चीज़ों को, सबको भुला करके अब समन्वित हो जाएं, यानी एकाकार हो जाएं। आगे बोल रहे, अणु युग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन मानवता ही मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? इन पंक्तियों में कवि ये कल्पना कर रहे हैं कि जो अणु युग है, आज विज्ञान का युग है, विज्ञान ने तरह तरह के अणु परमाणु का आविष्कार कर लिया है, लेकिन कवि कहते हैं कि इन परमाणुओं का उपयोग जो है वो मानव के जीवन के हित के लिए ही होना चाहिए। समझ में आया? यानी विनाश के लिए मनुष्य को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमाणु शक्ति मानव जीवन के विनाश का कारण ना बने, विनाश का साधन ना हो करके, बल्कि पृथ्वी के विकास का साधन बने, ऐसा कवि की कल्पना है। विकास के लिए ही जब इन आविष्कारों का उपयोग होगा, तभी सभी देश विकसित हो पाएंगे, सभी उन्नति कर पाएंगे। अगर हम उसके उपयोग, अगर हम इन अणु परमाणु का उपयोग जो है एक दूसरे देश के विनाश के लिए करने लगेंगे,
तो क्या होगा? एक दूसरे की हानि करके कभी भी कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पर कवि ने कल्पना की है कि परमाणु शक्ति का उपयोग जो है वो प्रेम, सद्भाव आदि के लिए ही होना चाहिए, ना कि एक दूसरे के विकास के लिए होना चाहिए, एक दूसरे के ना कि विनाश के लिए होना चाहिए। तो पृथ्वी के लोग तभी जो है इस पृथ्वी को स्वर्ग के समान सुंदर बना सकेंगे और तभी सुख से सभी मनुष्य रह पाएंगे। अगली पंक्तियों में कहा गया था कि मानवता ही विश्व सत्य है। इस चीज़ को, इस बात को सभी देशों के लोग समझें कि मानवता ही जो है सबसे प्रथम सत्य है। विश्व का ये सत्य है कि हर एक देश को, हर एक मनुष्य को सबसे पहले अपने अंदर मानवता का स्वभाव रखना चाहिए, मानवता की भावना रखनी चाहिए, ना कि स्वार्थ की भावना रखनी चाहिए। मानवता की साधना के लिए ही सभी राष्ट्रों को क्या करना चाहिए? अपना स्वार्थ त्याग देना चाहिए। अगली पंक्तियों में कहा गया है ना कि भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। आत्मार्पण का अर्थ है, क्या अर्थ है? आत्मसमर्पित। सभी धरती, भू राष्ट्र, सभी धरती के जो राष्ट्र हैं वो आत्मसमर्पण करें, अर्थात अपने अहंकार को त्याग करें, अपने स्वार्थ को छोड़ करके केवल मानवता के ही सत्य को स्वीकार करें। और हर एक देश में, हर एक राष्ट्र में, हर एक मनुष्य में, हर एक जाति में जब मानवता रहेगी, मानवता की भावना रहेगी, तो कभी भी कोई भी देश का, कोई भी जाति का कभी भी अहित नहीं हो सकता। सभी सुखी रहेंगे और ये धरती स्वर्ग के समान सुंदर बनेगी। अगली पंक्तियों में कहते हैं कवि, धरा चंद्रमा की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन। वैसे भी चंद्रमा और धरती का जो प्रेम है, प्रीति है, वो जगत में बड़ी प्रसिद्ध है और बहुत ही पुरातन है, बड़ी पुरानी है। कैसे? अगली पंक्ति में बोल रहे हैं, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। हृदय सिंधु में यानी सिंधु के सागर के हृदय में क्या चीज़ उठता है? स्वर्गिक ज्वार उठ जाता है। क्या देख करके? देख चंद्रानन, चंद्रमा का मुख देख करके। समुद्र में क्या आ जाता है? भूगोल का एक प्रश्न है कि चंद्रमा को देखकर समुद्र में, आपने पढ़ा होगा भूगोल में, ज्वार भाटा आता है ना। धरती, चंद्रमा, सूर्य एक दूसरे का आपस में चक्कर लगाते हैं और जब एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए चंद्रमा धरती के करीब आ जाता है तो आपको पता है धरती में, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, साथ ही चंद्रमा में भी। तो जब चंद्रमा अपनी गुरुत्वाकर्षण से समुद्र की लहरों को अपनी तरफ खींचता है तो समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठ जाती हैं। लेकिन जब धरती अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से नीचे की तरफ लहरों को खींचती है तो वो लहरें वापस नीचे आ जाती हैं। तो ये ज्वार भाटा इसको कहते हैं। लेकिन कवि ने यहाँ पर इसी का वर्णन किया है और इसको चंद्रमा और धरती के प्रेम के रूप में सिद्ध किया है। ये बहुत ही पुरातन, बहुत पुराना प्रेम है चंद्रमा और पृथ्वी का। तभी समुद्र के हृदय में चंद्र को देखकर, चंद्रमा के मुख को देखकर क्या आ जाता है? ज्वार आ जाता है। इस बात को यहाँ पर कवि ने बताया है।
तो बच्चों, आशा है कि ये कविता आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। मैं इस पूरी कविता जो अभी मैंने आपको समझाई है, इसका आपको हम अर्थ भी भेज दे रहे हैं। कुछ का है, कुछ का भेज दे रहे हैं आपको। जो है हमारे पास, आपको हम दे रहे हैं, तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। साथ ही हम आपको सुमित्रा नंदन पंत जी की जीवनी भेज रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आएगी। ये जीवनी पहले अपनी कॉपी में आप लिख लेंगे, उसके बाद चींटी कविता का अर्थ और चंद्रलोक में प्रथम बार, इसका अर्थ आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो आज बस इतना ही पढ़ा करके समाप्त करेंगे। ये पाठ आपका पूर्ण हो गया है। अब अगले वीडियो में हम आपको नया पाठ लेकर के फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें और खुश रहें।